नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, विजेता ग्लोबल स्टडीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस मनोविज्ञान के क्लास में हम लोग मनोविज्ञान के संप्रदाय नामक टॉपिक पे चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने मनोविज्ञान का अर्थ और महत्व के बारे में चर्चा किया था। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई और उसके जनक कौन माने जाते थे, इन सब टॉपिकों पे हम लोग चर्चा किए थे। जैसा कि आपको पता है, जो मनोविज्ञान का उद्भव हुआ है या उसकी जननी कहा जाती है, तो दर्शन शास्त्र को माना जाता है मनोविज्ञान का जननी। और उस समय यूनान में बहुत ही प्रमुख फिलासफर थे अरस्तु, जिनको मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। लेकिन बाद में विलियम वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो इसी क्रम में आइए, आज हम लोगों का टॉपिक है मनोविज्ञान का संप्रदाय। और आज का जो टॉपिक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जितनी भी टीचिंग की परीक्षाएं हैं, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। क्यों? क्योंकि आज जो हम लोग चर्चा करेंगे मनोविज्ञान का संप्रदाय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि इस संप्रदाय को आप लोग समझ लेंगे तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए हैं किसी न किसी संप्रदाय से रिलेटेड हैं सभी लोग। तो आज के क्लास में एक क्लियर हो जाएगा। बाद में जब भी जैसे पूछा जाएगा व्यवहारवादी संप्रदाय के कौन कौन थे, तो तुरंत दिमाग में आएगा कि जेवी वाटसन, बीएफ स्किनर। इसी प्रकार संरचनावादी संप्रदाय से कौन उससे रिलेटेड था, या प्रकारवादी मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। या संज्ञानात्मकवादी कौन थे। तो इससे आज के क्लास से ये क्लियर हो जाएगा। और फिर बाद में जब भी आप लोग एग्जाम में बैठेंगे उस समय आप लोगों को इसका महत्व पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। और आज का जो टॉपिक है मनोविज्ञान का संप्रदाय या मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो सर्वप्रथम दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान का संप्रदाय, संप्रदाय से क्या मतलब है, आखिर संप्रदाय क्या है। तो संप्रदाय जैसा कि एक समूह होता है, कोई भी एक विशेष समूह। संप्रदाय से मतलब क्या है, किसी भी संस्था या एक विशेष समूह जो किसी एक ही विषय वस्तु पे एक अपना समान राय रखते हो सभी लोग, वही क्या है, उन लोगों का एक समूह है। लेकिन यहां हम लोग पढ़ेंगे क्या, मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय से तात्पर्य है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में उस एक निश्चित समय में जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, किसी विषय वस्तु पे उनका एक तरह का दृष्टिकोण, एक तरह का विचार, या मनोविज्ञान को अध्ययन करने के लिए जो उन्होंने फॉलो किया, एक तरह का अनुसरण किया है, एक तरह की विधि, उसी से रिलेटेड है क्या, मनोविज्ञान का संप्रदाय। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण संप्रदाय है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय, तो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय जो है 20वीं सदी में इसका प्रारंभ माना जाता है। और इसके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषणवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक हैं या जनक माने जाते हैं, कौन है, तो एक सिगमंड फ्रायड जो ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक हैं, उनको माना जाता है। इनका मेन जो फोकस था सिगमंड फ्रायड जी का, अचेतन मन पे। इस संप्रदाय में उन्होंने अचेतन मन के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है, बहुत ज्यादा फोकस किया है कि कैसे अचेतन मन कार्य करता है। उसी पे इनका विशेष फोकस है इस संप्रदाय में। ऐसे तो उन्होंने क्या किया, मन को 3 भागों में विभाजित किया है। मन को 3 भागों में विभाजित किया है। चेतन मन, पहला है चेतन मन, दूसरा इन्होंने माना है क्या, अर्ध चेतन मन, अर्ध चेतन मन, और तीसरा इन्होंने माना है अचेतन मन, अचेतन मन। ठीक, इन
मन को इन्होंने, सिगमंड फ्रायड ने 3 भागों में विभाजित किया है, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। लेकिन इस संप्रदाय में सबसे ज्यादा जो फोकस किया है उन्होंने अचेतन मन पे किया है कि कैसे ये कार्य करता है। लेकिन आइए थोड़ा बहुत हम लोग इसको समझ लेते हैं, आखिर चेतन या अर्धचेतन या अचेतन मन होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा, अचेतन मतलब सचेत, कॉन्शियस। जैसे मान लीजिए कोई आप काम करते हैं या कुछ पहले देखा है और जरूरत पड़ने पर तुरंत आपको याद आ गया, तो किस में आ जाएगा? कॉन्शियसनेस में, चेतन मन में। वही कभी कभी होता है क्या कि कुछ हम लोग देखे रहते हैं, पढ़े रहते हैं, लेकिन उसको जरूरत पड़ने पे तत्काल न याद आके कुछ टाइम बाद धीरे धीरे याद आता है, तो किस में जाएगा? अर्धचेतन। लेकिन जो अचेतन मन है, जो यहाँ पे सिगमंड फ्रायड जी बात करते हैं, अचेतन मन और मन की अवस्था है जिसमें हम लोग, जैसे मान लीजिए पहले कुछ काम किए या कुछ सीखा लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, और धीरे धीरे वो कुछ समय बाद क्या होता है? अचेतन मन में चला जाता है, अचेतन मस्तिष्क में एक चला जाता है, और वहां पे अचेतन मन में चला जाता है, वहां पे बना रहता है। और कभी कभी आप लोग देखते हैं कि जैसे क्या होता है, इंसान, कोई भी मनुष्य रात में सोते समय स्वप्न में मतलब कुछ ना कुछ इधर उधर का चीज आता रहता है, तो क्या है? अचेतन मन का ही वो हिस्सा है। तो उसी पे बात करते हैं कि जो अचेतन मन होता है क्या होता है कि किसी भी मतलब अचेतन मन किसी द्वंद्व या मानसिक तनाव के कारण जो कुछ चीजें होती हैं जो अचेतन मन में चली जाती हैं, ठीक है। तो इस संप्रदाय में इन्होंने अचेतन मन पे फोकस किया है, और इसमें इसको अध्ययन करने के लिए उन्होंने 2 प्रकार की विधियों का निर्माण किया है। पहला है स्वप्न विश्लेषण विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि, जैसा कि अभी हम लोग चर्चा किए कि कभी कभी होता है ना, रात में हम लोग कुछ जो मतलब जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होता, अचानक कुछ ऐसी बातें याद आने लगती हैं या स्वप्न में दिखाई देता है, जो आदमी सोचता है अरे ये कहाँ से मतलब आ रहा है। तो स्वप्न विश्लेषण विधि, उसी का अध्ययन करने के लिए उन्होंने स्वप्न विश्लेषण विधि का बताया है। और एक मुक्त सहचर विचार विधि, 2 विधि का निर्माण किया है चेतन मन को अध्ययन करने के लिए। दूसरा क्या है? मुक्त सहचर्य विचार विधि। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि जैसे क्या है, विचार क्या है, विचार कोई रोक नहीं पाता है। कभी आदमी एकांत में बैठा रहता है और अचानक विचारों का ऐसा फ्लो आता है, प्रवाह आता है, उसमें जैसे बहुत सारी चीजें एक बार आती रहती हैं। तो मुक्त सहचर विचार विधि से उसी का उन्होंने अध्ययन किया, अचेतन मन को। और उस समय जो मनोवैज्ञानिक थे, जो इनके समर्थक थे, तो कौन कौन थे? तो अल्फ्रेड एडलर और कार्ल जुंग। ये जो और भी मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड एडलर और कार्ल जुंग, इन लोगों ने क्या किया? इनके दृष्टिकोण, इनके विचार को समर्थन किया। अब जो अगला जो हमारा संप्रदाय है, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जो कि बहुत ही फेमस संप्रदाय है। व्यवहारवाद आप लोग शायद साइकोलॉजी में पढ़े भी होंगे व्यवहारवाद को, जिसके प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जेवी वाटसन, जो कहां के रहने वाले हैं? जो अमेरिका के रहने वाले हैं, जेवी वाटसन। इस संप्रदाय के प्रमुख जनक या प्रवर्तक माने जाते हैं। और व्यवहारवाद का उद्भव लगभग 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, ठीक है। तो जो जेवी वाटसन थे, इनका जो मेन फोकस था, इनका मानना था कि जो व्यवहार है, मनुष्यों का व्यवहार है, मनोविज्ञान में जो मेन फोकस किया, मनोविज्ञान का अध्ययन करने में उन्होंने मनुष्यों के व्यवहार पे फोकस किया। मनोविज्ञान में मनुष्यों के अध्ययन के लिए, मनोविज्ञान के अध्ययन के लिए मनुष्यों के व्यवहार पे बहुत ज्यादा इन्होंने फोकस किया। व्यवहार क्या होता है? तो व्यवहार जैसे किसी भी मनुष्य या प्राणी द्वारा जो कैसा है, यह एक क्या है? एक बाह्य क्रिया है। जो बाह्य क्रिया किया जाता है, जो प्रदर्शित होता है मनुष्य, उसी को क्या कहते हैं?
बाह्य क्रिया के द्वारा किसी मनुष्य द्वारा जो भी प्रदर्शित होता है उसे एक तरह से व्यवहार माना जाता है कि वैसे कैसे वो कुछ काम कर रहा है। तो इनका मानना था कि जो मनुष्य का वृद्धि और विकास होता है ना, वो पूर्णतया अनुवांशिक, मतलब जेनेटिक नहीं होता, अनुवांशिक नहीं होता है, उस पर पूर्णतः अनुवांशिक या उस मतलब नहीं होता है, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव किसका होता है। इनका मानना था कि सबसे ज्यादा प्रभाव वातावरण का होता है। मनुष्य के वृद्धि और विकास में सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है वो क्या करता है, वातावरण। ठीक है, इनके हिसाब से जो मनुष्य का व्यवहार है या किसी प्राणी का व्यवहार है वो वातावरण के हिसाब से चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। और वातावरण जो है मनुष्यों के व्यवहार में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। क्योंकि आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी मनुष्य, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ जैसे अभी किसी ठंडे प्रदेश में चले जाइए, ठीक है, आप अगर गर्म प्रदेश के रहने वाले हैं, किसी ठंडे प्रदेश में अचानक आपको भेज दिया जाए तो क्या होगा, आपको वहां रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने व्यवहार में चेंज करना पड़ेगा। व्यवहार में चेंज करने का मतलब क्या है कि जैसे ही वहां आप यहाँ जैसे अपनी जगह से दूसरे जगह जाएंगे ठंडे प्रदेश में, तो आपको ठंडा लगेगा और ठंडक से बचने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए आपको ऊनी कपड़ों का जरूरत पड़ेगा, शाल, स्वेटर, ये सब पहनना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, आप वहां के वातावरण के हिसाब से अपने व्यवहार में चेंजिंग कर रहे हैं। उसी पे व्यवहारवादियों ने कहा कि देखिए सर जी साहब, जो मनोविज्ञान है उसमें व्यवहार, मनुष्यों का जो व्यवहार है वो वातावरण पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। वो पूर्णतः अनुवांशिक नहीं होता है। किसी भी मनुष्य या प्राणी का जो व्यवहार है पूर्णतः अनुवांशिक नहीं होता है, उस पर वातावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और इनके समर्थन में उसमें जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे तो कौन कौन थे, तो बीएफ स्किनर, क्लार्क हल और यान पावलो। ये सभी लोग कैसे मनोवैज्ञानिक हैं, तो ये लोग सभी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। और इन लोगों ने जेबी वाटसन का समर्थन किया। और जेबी वाटसन ऐसे व्यवहारवादी थे जो अपने प्रयोगों द्वारा कई बार उन्होंने सिद्ध किया और यहां तक बोला कि आप लोग हमको अपने बच्चों को दीजिए, आप जैसा चाहेंगे उस तरह से हम उनका निर्माण करेंगे। तो ये कथन किसका है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये जेबी वाटसन जी का कथन है। ठीक है, इसके बाद देखिए इन्होंने, देखिए जेबी वाटसन जी ने सन 1924 में इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम क्या था, उसका नाम ही क्या था, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद के नाम से इनका एक बुक प्रकाशित हुआ 1924 में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। व्यवहारवाद जो बुक है किसका है, तो जेबी वाटसन का। और ये कहाँ के रहने वाले हैं मनोवैज्ञानिक, तो अमेरिका के हैं। ठीक है, और इनके समर्थक कौन कौन थे व्यवहारवाद के, तो बीएफ स्किनर थे, क्लार्क हल, पावलो, ये प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक हैं। बाकी और लोग भी थे लेकिन ये बीएफ स्किनर, क्लार्क हल और पावलो इनके प्रमुख समर्थक थे। अब जो हमारा नेक्स्ट है संप्रदाय, मानवतावादी संप्रदाय, ह्यूमनिस्टिक स्कूल। ठीक, मानवतावादी संप्रदाय क्या कहता है, मानवतावादी संप्रदाय का मानना था, मानवतावादी संप्रदाय का मानना था या उनका जो दृष्टिकोण था कि मनुष्य कोई यंत्र नहीं है। मतलब इनका मानना था कोई मनुष्य यंत्र नहीं है, मनुष्य एक उद्देश्यपूर्ण कार्य करता, अपने जीवन काल में मनुष्य एक उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है और वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलन करने के लिए सक्षम होता है। ये किसका मानना था, मानवतावादियों का। और वर्तमान समय में मानवतावादी संप्रदाय का मनोविज्ञान में बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो इनका मेन मानना यही था कि कोई मनुष्य कोई यंत्र नहीं है। जैसे यंत्र का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, उसको लगा दिए, जो काम कर रहा है करते रह रहा है, तो मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य का व्यवहार अलग है, उसके पास क्या है, मन है, मस्तिष्क है, वो अपने दिमाग से अपने हिसाब से वातावरण के साथ अनुकूलन कर सकता है, सक्षम होता है अनुकूलन करने में।
और इन्होंने मनुष्य के व्यक्तित्व पे और व्यक्तिगत भिन्नता और उसके मूल्यों पे ज्यादा फोकस किया है। मानवतावादी जो भी मनोवैज्ञानिक थे उनका मेन दृष्टिकोण क्या था? मनुष्यों का व्यक्तित्व और व्यक्तिगत विभिन्नता और उनके मूल्यों पे ज्यादा जोर दिया इन लोगों ने। और आधुनिक वर्तमान समय में मनोविज्ञान में जो मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है उसमें मानवतावादी का ज्यादा फोकस रहता है, ज्यादा जोर दिया जाता है। और इसके जो प्रमुख प्रवर्तक माने जाता है, जो इसके प्रमुख प्रवर्तक या उद्भवकर्ता जनक माने जाते हैं, अब्राहम मास्लो, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। अब्राहम मास्लो का एक सिद्धांत है, हायरार्किकल थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे, या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे। आगे हम लोग इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे इनके सिद्धांत पे, क्योंकि जब मोटिवेशन अभिप्रेरणा पढ़ाया जाएगा तो उसमें चैप्टर और इस टॉपिक के बारे में पूरा विस्तृत आप लोगों को बताया जाएगा। ऐसे बहुत ही फेमस हैं अब्राहम मास्लो, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आत्मसिद्धि का सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, तो इसके मेन प्रवर्तक माने जाते हैं मानवतावादी के। और उनके जो समर्थक थे मेन, कार्ल रोजर्स, आलपोर्ट, ये लोग कौन थे? तीन लोगों का भी क्या था दृष्टिकोण? इनके मानवता जो मास्लो थे उनके समर्थन में लोग थे। इन लोगों का विचारधारा जो था मास्लो के समान ही था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हम लोगों का संप्रदाय है उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो संप्रदाय है, जितना भी आप लोग जो भी जहां से भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत कम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। लेकिन अगर इस समय आप लोग इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं तो आगे जो भी टॉपिक आप लोगों को मिलेगा इसी से रिलेटेड मिलेगा। जैसे वहां पे पूछेगा संज्ञानात्मकवादी कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। व्यवहारवादी कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे, उसमें नाम दे देगा ऑप्शन में। तो भाई कुछ तो है जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम याद रहता है, बाकी लोगों का आदमी नहीं रखता है, और उस पर भी इस तरह से नहीं याद करता। उनका सिद्धांत तो पढ़ लेता आदमी, लेकिन इस तरह से संप्रदाय के बारे में नहीं पढ़ता है कि कौन कौन उससे रिलेटेड थे, या संरचनावादी कौन थे। इस दृष्टि से आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। तो आइए हम लोग देखते चर्चा करते हैं अपना जो नेक्स्ट हम लोगों का संप्रदाय है, समग्रवाद संप्रदाय। समग्रवाद संप्रदाय, इसका जो प्रादुर्भाव हुआ है या उद्भव माना जाता है वो 20वीं शताब्दी जर्मनी में हुआ था। ठीक है, और इसके जो मेन प्रवर्तक, प्रमुख प्रवर्तक है, वो किसको माना जाता है? तो कोहलर कोप्पा को। ठीक है, कोहलर कोप्पा को। अब देखिए, समग्रवाद से क्या मतलब है? तो समग्र का मतलब जो होता है, समग्र जो शब्द है, समग्र शब्द जर्मन भाषा के शब्द जर्मन शब्द गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट से लिया गया है। ठीक है, गेस्टाल्ट, ये जो समग्र शब्द है जर्मन भाषा के शब्द गेस्टाल्ट से लिया गया है। ठीक है, इसलिए इस जो भी समग्रवादी हैं उनको गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं समग्रवादी, उनको गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है। और इसके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं जो प्रमुख प्रवर्तन करने वाले या जो जनक माने जाते हैं, किसको? कोहलर को माना जाता है। ठीक है, और इनके समर्थन में कोप्पा और टोलमैन भी थे, लेकिन जो मेन प्रवर्तक है कोहलर को माना जाता है। और इन्होंने जो समग्रवादी विचारधारा के मनोवैज्ञानिक थे, इनका दृष्टिकोण क्या था? तो इनका दृष्टिकोण था, कोई भी प्राणी जब किसी वस्तु को देखता है ना, किसी विषय वस्तु को देखता है, तो उसका मतलब वो पूरा समग्र रूप से देखता है। जब भी किसी वस्तु को कोई प्राणी या मनुष्य देखता है तो उसको समग्र रूप से देखता है, छोटे छोटे रूप में नहीं देखेगा, तो पूरा समग्र रूप में उस वस्तु को देखता है। इन लोगों का मानना था।
समग्रवादियों का, गेस्टाल्टवादियों का, ठीक है। और जो मतलब जैसे सीखने के लिए इन्होंने सीखने पे बल दिया। गेस्टाल्टवादी किस पे दिए हैं? सीखने पे। सीखने पे किस नियम पे? तो सूझ और अंतर्दृष्टि के नियम पे बल दिए हैं। इनका मानना था जब भी कोई प्राणी कुछ सीखता है तो अपने सूझबूझ और अपने सूझ अंतर्दृष्टि के बल पे ही वो सीखता है। अपने मानसिक क्षमताओं को विकसित करके, अपने तकनीक का वो करके, सूझ और अंतर्दृष्टि के माध्यम से वो चीजों को सीखता है, कोई भी मनुष्य या प्राणी। तो इन्होंने, गेस्टाल्टवादियों ने किस पे मेन फोकस किया? सूझ और अंतर्दृष्टि पे, सूझ व अंतर्दृष्टि विधि पे, अंतर्दृष्टि पे उन्होंने बल दिया है। इनका मानना है क्या कि जब भी कोई प्राणी को सीखता है तो अपने सूझ और अंतर्दृष्टि से सीखता है, ठीक है। और इनका देखिए कोहलर और कोप्पा का ये सिद्धांत भी है। सूझ, आप लोग आगे पढ़ेंगे, सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कौन दिया था? तो कोहलर और कोप्पा का। और इन लोगों का मानना था क्या, कोई भी प्राणी जब किसी विषय वस्तु को देखता है ना तो समग्र रूप से देखता है, और जब किसी समस्या का समाधान का अध्ययन अपने सूझ और अंतर्दृष्टि से करता है। इन्होंने एक उस पर उदाहरण भी दिया है सूझ और अंतर्दृष्टि का। जब आप लोग नियम पढ़ेंगे तो उन्होंने, कोहलर ने एक प्रयोग किया है सुल्तान नामक चिंपैंजी पे, तो उसको बताया जाएगा आगे, विस्तृत चर्चा किया जाएगा उस पर, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। सूझ और अंतर्दृष्टि का नियम कोहलर कोप्पा गेस्टाल्टवादियों से संबंधित है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट संप्रदाय है संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय, देखिए संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म जो संप्रदाय है, इस समय एक तरह से देखा जाए तो मनोविज्ञान की शाखा में एक तरह से देखा जाए तो क्रांति आ गई थी इस समय, इस काल में। कैसे? अब देखिए, इसका उद्भव जो हुआ है लगभग 19वीं शताब्दी जर्मनी में हुआ है, और इसके जो मुख्य प्रवर्तक, मुख्य मनोवैज्ञानिक है, प्रमुख मनोवैज्ञानिक विलियम वुंट को माना जाता है, जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी माने जाते हैं विलियम वुंट। मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखिएगा अरस्तू, लेकिन जब पूछेगा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो विलियम वुंट। अब क्यों माने जाते हैं इस पे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो संरचनावाद संप्रदाय है 19वीं शताब्दी में इसका प्रादुर्भाव हुआ, कहां पे? जर्मनी में। ये विलियम वुंट जो कहां के रहने वाले हैं? तो ये जर्मनी के ही रहने वाले थे, और इन्हीं को आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। अब संरचनावाद से क्या मतलब है? तो देखिए, जितने जो विलियम वुंट थे, इनका जो दृष्टिकोण था संरचनावादी, इन्होंने क्या किया अपने संप्रदाय में, अपने सिद्धांत में क्या किया है? मेन फोकस चेतना पे किया है। इन्होंने, विलियम वुंट ने अपने सिद्धांत में चेतना पे फोकस किया है, चेतना संवेदना पे मेन फोकस किया है, ठीक है। उन्होंने विशेष बल किस पे दिया है? चेतना संवेदना। देखिए, और इनका यह भी मानना था कि जो संवेदना है ना, वही चीज, वही चेतना है। चेतना का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए, अगर यही सामने मान लीजिए ये पेन ही है मान लीजिए, या इस डिजिटल बोर्ड को ले लीजिए एग्जाम्पल में, या आप एक काम करिए, जैसे मान लीजिए एक रिमोट है, ठीक है। अगर हम इसको आप लोगों को दिखाएंगे तो कुछ ना कुछ संप्रत्यय आपके दिमाग में इस विषय वस्तु के प्रति कुछ ना कुछ विचार आपके दिमाग में आएगा। यही क्या है? यही एक प्रकार का चेतना है जो आपके मस्तिष्क में बन रहा है इस वस्तु के प्रति। तो उसी पे इन्होंने मनोविज्ञान को परिभाषित किया है कि जो मनोविज्ञान का अध्ययन होता है उसमें मेन रोल किसका है? चेतना का।
जैसे इनका मानना था जब भी किसी विषय वस्तु के प्रति, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये 5 मुख्य ज्ञानेंद्रियां हैं जो क्या करती हैं, वो ज्ञान को लेके इनका मानना था कि बाह्य ज्ञान को चेतना को देती हैं, संवेदना जो ज्ञान देती हैं वो संवेदना के रूप में देती हैं, और इसी संवेदना को इन्होंने चेतना माना है। तो जो संरचनावादी संप्रदाय थे उनका मेन फोकस किस पे था? तो चेतना पे। इन्होंने मन के निर्माण पे फोकस किया है, मन के निर्माण पे, मन के निर्माण पर फोकस किया है। ठीक है। इनका मानना था जो मनुष्य का जो मन या मस्तिष्क होता है, मन के अवयव और निर्माण से उसमें बनता है। जैसे मान लीजिए कोई काम आदमी कर रहा है तो उसमें इनका मेन फोकस था कि वो मन में जो चेतना आती है ना, उसके हिसाब से उस पे वो अपना वर्क करता है आदमी। इसलिए इन्होंने मन के निर्माण पे ज्यादा जोर दिया है। अपने संप्रदाय में, संरचनावाद संप्रदाय में इन्होंने मन के निर्माण पे बल दिया है, जो आगे चल के खंडन किया जाता है। लेकिन और इन्होंने सर्वप्रथम देखिए 1879 में, इन्होंने 1879 में प्रथम मनोविज्ञान का प्रयोगशाला स्थापित किया। मनोविज्ञान का प्रयोगशाला कहां पे? तो जिपनिंग कहां है? तो जर्मनी में, जर्मनी में स्थापित किया। ठीक है। तो इन्होंने 1879 इकाई में प्रथम मनोविज्ञान का प्रयोगशाला जिपनिंग जर्मनी में स्थापित किया। ठीक। और 1880 में 1880 में इनके प्रयासों द्वारा, विलियम वुंड के प्रयासों द्वारा ही या संरचनावादियों के प्रयासों द्वारा, मेन इसमें किसका रोल है? तो विलियम वुंड का। तो 1880 में विलियम वुंड के प्रयासों द्वारा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला। इसीलिए इनको आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। और इन्होंने प्रयोगशाला में मनोविज्ञान को अध्ययन करने के लिए अंतर्दर्शन विधि का निर्माण किया। कौन सा विधि? अंतर्दर्शन विधि। इन्होंने प्रयोगशाला में मनोविज्ञान को अध्ययन करने के लिए अंतर्दर्शन विधि का निर्माण किया। ठीक है। और अंतर्दर्शन विधि के द्वारा इन्होंने बताया कि जो चेतना होती है ना, वही इनका मेन फोकस ही था चेतना के द्वारा ही मनुष्य अपना व्यवहार करता है। और चेतना कैसे मिलती है? तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से संवेदना के रूप में मिलता है। ठीक है। जो ज्ञान मिलता है उसी को इन्होंने चेतना माना है। ठीक। जो बाद में इनके परिभाषा को अभी हम लोग पढ़ेंगे जब इन्हीं के शिष्य थे। जैसे इनके जो समर्थक थे, मेन समर्थक कौन कौन थे? तो इनके जो मेन समर्थक थे उस समय विलियम जेम्स और जेम्स सली थे। विलियम जेम्स और जेम्स सली इनके मेन समर्थन करता थे। इनके विचार को मेन समर्थन करता है। कौन कौन थे? तो विलियम जेम्स और जेम्स सली नामक मनोवैज्ञानिक। अब विलियम जेम्स आगे चल के इन्होंने ही क्या किया? संरचनावाद को खंडित कर दिया। इन्होंने देखिए, ये मन के निर्माण विधि पे फोकस करते हैं संरचनावादी, और विलियम जेम्स ने मन के कार्य पे फोकस किया है। अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट संप्रदाय में, तो आगे चल के अलग हो जाते हैं। जबकि विलियम जेम्स क्या है? विलियम वुंड के ही एक शिष्य रहते हैं। ठीक है।
लेकिन अभी क्या है, इस समय ये विलियम जेम्स और जेम्स सली दोनों लोग इनके समर्थक थे। आइए नेक्स्ट जो संप्रदाय है उस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए, तो जो नेक्स्ट संप्रदाय है प्रकारवादी फंक्शनलिस्ट स्कूल, ठीक है, प्रकारवादी संप्रदाय। इसका इसका भी उद्भव कब हुआ? देखिए, संरचनावाद के बाद उन्हीं के शिष्य विलियम वुंड के जो शिष्य थे विलियम जेम्स, उन्होंने ही वही क्या है इसके इस प्रकारवादी के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं विलियम जेम्स, और इसका उद्भव ही 19वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, विलियम जेम्स रहने वाले कहाँ के थे? तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जबकि विलियम वुंड कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। विलियम जेम्स अमेरिका के रहने वाले थे, और प्रकारवाद का जो प्रकारवाद संप्रदाय का उद्भव हुआ है 19वीं शताब्दी में। इसके प्रमुख प्रवर्तक कौन है? तो विलियम जेम्स। ठीक, अब देखिए विलियम वुंड पहले तो क्या रहते हैं? विलियम वुंड के समर्थक रहते हैं, लेकिन आगे चल के कुछ इनको मतभेद होता है और इस वजह से वो अलग हो जाते हैं। इनका मानना था, विलियम जेम्स का जो मानना था, उनका मानना था कि देखिए कोई भी मनुष्य, ठीक है, वातावरण के साथ अनुकूलन करता है। कैसे? अपने मानसिक अनुभव के द्वारा जो अनुभव होता है उसके हिसाब से वो वातावरण के साथ तालमेल या अनुकूलन करता है। तो इस वजह से इनका मानना था कि केवल मन के निर्माण पे नहीं, मन के निर्माण से ही नहीं, बल्कि मन के जो कार्य होता है वो मेन होता है अनुकूलन करने में। तो इन्होंने क्या किया? मन के कार्य पर विशेष फोकस किया है। मन के कार्य पर, मन के कार्य पर इनका विशेष फोकस बिंदु था। ठीक है, इनका मानना था कि जो सबसे मेन रोल है वो क्या है? मन का कार्य, मन का निर्माण नहीं बल्कि मन का कार्य। और जब भी कोई मनुष्य अपना वातावरण के साथ तालमेल या अनुकूलन करता है तो किसके द्वारा करता है? तो अपने मानसिक अनुभव के द्वारा करता है। इसी वजह से अपना अलग संप्रदाय लाते हैं जिसको प्रकारवादी संप्रदाय कहा जाता है। और इन्होंने, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने मन के कार्य पे फोकस किया है, जबकि विलियम वुंड ने मन के निर्माण पे किया है। ठीक है, और ठीक है, तो इनके प्रकारवादी, इन्होंने मन के कार्य पे विशेष फोकस किया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जो संप्रदाय हम लोगों का है, जो हम लोगों को पढ़ना है, संज्ञानात्मक संप्रदाय, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वर्तमान समय में संज्ञानात्मक संप्रदाय मनोविज्ञान का अध्ययन करने में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। ठीक है, इसका प्रमुख रोल है मनोविज्ञान के अध्ययन में। और इसके जो प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं, इनका नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे, जो कहाँ के रहने वाले हैं? तो स्विट्जरलैंड, जो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे जीन पियाजे जी। और इनका मानना था क्या, इन्होंने किस पे फोकस किया है? तो संज्ञानात्मक विकास पे, मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास पे फोकस किया है। इनका मानना है कि जो भी मनुष्य अनुकूलन करता है, देखिए जो जीन पियाजे जी हैं, उन्होंने एक तो ज्ञानात्मक पहलू पे, मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक पहलू और अनुकूलन पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो इनका मानना था जब भी कोई मानव वातावरण के साथ अनुकूलन करता है तो अपने मानसिक जो ज्ञानात्मक अनुभव है उसके आधार पे करता है। ठीक है, इनका मेन फोकस था इस पे। और इनके जो समर्थन करता थे उस समय, जो संज्ञानात्मकवादी थे लोग, लेव वाइटगोस्की, ब्रूनर, ये लोग क्या थे? इनके मेन समर्थन करता थे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को ये जो भी महत्वपूर्ण संप्रदाय था, इन सारे टॉपिकों पे हम लोग चर्चा किए हैं और आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अब आगे जो टॉपिक है हमारा, भारत में मनोविज्ञान की शुरुआत। भारत में
मनोविज्ञान की शुरुआत, या भारत में मनोविज्ञान का शुरुआत कब से हुआ। ठीक, तो उसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है भारत में मनोविज्ञान का जो शुरुआत हुआ है सन 1915-16 इकाई में कहां पे, तो कोलकाता विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय। कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में, दर्शन शास्त्र डिपार्टमेंट, दर्शन शास्त्र विभाग में। ठीक है, तो भारत में मनोविज्ञान का शुरुआत माना जाता है 1915 से 16 इकाई में कोलकाता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में प्रथम बार शुरू हुआ। किससे, किस रूप में, तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के रूप में या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के रूप में। ठीक है, कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के रूप में सर्वप्रथम शुरू किया गया। ठीक है, के रूप में शुरू हुआ कब, 1915-16 में। ठीक है, और वर्तमान में लगभग 70 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में, वर्तमान में 70 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान पढ़ाया जा रहा है। और सन 1915-16 में ही भारत में प्रथम मनोविज्ञान का प्रयोगशाला भी स्थापित किया गया। प्रथम, भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला। ठीक है, तो भारत में कहां पे, भारत में ध्यान रखिएगा, ये भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला 1915-16 इकाई में स्थापित किया गया। और सर्वप्रथम जो मनोविज्ञान की शुरुआत हुई है कहां पे, तो कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र विभाग में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के रूप में। ठीक है, अभी लगभग 70 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है। तो आज के क्लास के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।